मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर लगे ऐसा फैमिली जैसा। सगों से भी सगा है तू अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर लगे ऐसा फैमिली जैसा। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. सच्चाई से सरोकार रखते हैं हम। हर खबर को खबर में जिंदा रखते हैं हम। हर मुद्दे पर समय से लड़ते हैं हम। देश की खबर का सच है हम, क्योंकि हम हैं चैनल नंबर 1। खबर की आपाधापी में कोई खबर न जाए छूट। हम उठाते हैं खबरों और मुद्दों पर पड़ी धूल, क्योंकि हम बनाते हैं खबरों के अंदर की खबर। समस्या का अभी हमें 7 महीने हो गए हैं, अभी तक क्यों नहीं निदान हो रहा है? हम लोग इंसान हैं कि जानवर हैं? इसीलिए हर खबर पर चैनल 1 रखता है अपनी पैनी नजर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तू
तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइमेट, आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। न जाने किन किन नामों से उसे पुकारा गया, न जाने किन किन चेहरों में उसके चेहरे को देखा गया। वो अनजान थी मगर हर घर की हो चुकी थी। उसका जिस्म तो खाक बन चुका है, लेकिन उसकी रूह 9 महीने से शायद आज ही के दिन का इंतजार कर रही थी। दुनिया के साथ हमारे आपके सबके लिए निर्भया या फिर सिर्फ दामिनी ही उसकी पहचान का एक जरिया और नाम बनता है। और आज इसी नाम के साथ हुए पाप का फल उसके गुनहगारों को मिल चुका है। लेकिन पूरा इंसाफ कल होगा, जब कोर्ट में सजा पर बहस होगी। और वो सवाल सबके सामने और सबके दिलो दिमाग में कौंध रहा है कि क्या इन दरिंदों को फांसी मिलेगी या उम्र कैद। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 16 दिसंबर चलती बस में गैंगरेप के चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। आरोपी नंबर 1 अक्षय ठाकुर दोषी, आरोपी नंबर 2 मुकेश कुमार दोषी, आरोपी नंबर 3 विनय कुमार दोषी और आरोपी नंबर 4 पवन गुप्ता दोषी। साकेत कोर्ट ने चारों को 13 धाराओं के तहत दोषी करार दिया है। आरोपियों को जिन धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है उनमें हत्या, हत्या की कोशिश, सामूहिक बलात्कार, अपहरण और सबूत मिटाना शामिल है। इस पूरे केस में प्रोसिक्यूशन ने पहले 90 विटनेस साइड किए थे, 10 सप्लीमेंट्री चार्जशीट में साइड किए थे। उसके बाद 85 विटनेसेस प्रोसिक्यूशन की तरफ से एग्जामिन किए गए कोर्ट में और हमारी तरफ से डिफेंस की तरफ से 44 विटनेस लगाए गए थे। मेरी तरफ से अक्षय कुमार सिंह और विनय शर्मा की तरफ से, उनमें से केवल 17 विटनेस अलाउ किए गए, जो कि 17 विटनेस इस बात के गवाह थे कि दोनों अक्यूज्ड घटना वाले दिन, घटना वाले समय दिल्ली में नहीं। चारों साकेत कोर्ट में मंगलवार सुबह से ही गहमा गहमी का माहौल था। मीडिया समेत लोगों का भारी हुजूम कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद था। मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सुबह 9 बजे चारों आरोपियों को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया और 12 बजे के बाद साकेत कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा पर बहस बुधवार सुबह 11 बजे की जाएगी। कल 11 बजे फास्ट ट्रैक कोर्ट में डिफेंस की तरफ से और प्रोसिक्यूशन की तरफ से सेंटेंस पर आर्गूमेंट स्टार्ट होगी। उसके बाद पहले प्रोसिक्यूशन की तरफ से होगी, उसके बाद फिर मेरी तरफ से होगी डिफेंस की तरफ से। उसके बाद सेंटेंस पर देखेंगे क्या ऑर्डर करते हैं। सेंटेंस में ये देखा जाएगा किसको कितनी सजा दी जाए। कोर्ट के फैसले से बचाव पक्ष के वकील संतुष्ट नजर नहीं आए, लेकिन जिन धाराओं के तहत कोर्ट ने चारों अपराधियों को दोषी करार दिया है उसके बाद दोषियों को उम्र कैद मिलना तय है। गौरतलब है कि इससे पहले 31 अगस्त को गैंगरेप के एक और आरोपी राजू को 3 साल की सजा सुनाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। आपका तारुफ हम उनसे करवा दें। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार JR शरण साहब भी जुड़े हैं। डॉक्टर दीपिका शर्मा जी, आप बीजेपी से हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। साथ ही हरीश कुमार कात्याल जी, आप एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट के। कानूनी पक्ष जानना बहुत जरूरी है, इस विषय पर हमसे चर्चा करेंगे। शिल्पी अरोड़ा जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही अलका जी हमारे साथ जुड़ी हैं, कांग्रेस के नेता भी और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो शुरुआत सबसे पहले हरीश कुमार साहब, क्या फांसी मिलेगी? देखिए, जहाँ तक सवाल है फांसी का, जो कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है कि दिस इज द रेयर ऑफ रेयरेस्ट क्राइम और कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, इसमें दे डिड द एक्ट विद द नॉलेज कि विच डेफिनेटली कॉज डेथ, तो फांसी की सजा मिलना मेरे हिसाब से तय है। जी, क्या ये सब जो धाराएं लगी हैं क्या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर बनाती हैं इस केस को? नहीं, ऑफ कोर्स। देखिए, इसमें कहीं भी कोई इग्नोरेंस नहीं है।
एक्यूज की तरफ से, जिसमें उनको जानकारी ना हो कि उनका कोई इस तरह का कंडक्ट डेथ कॉज कर सकता है। इंसर्टिंग द आयरन रॉड्स इज एन ब्रूटल इफेक्ट, इज ए वेरी ब्रूटल इश्यूज, और उसकी वजह से उनकी जो दामिनी की मृत्यु हुई तो उसके ऊपर उनके जो हत्या का चार्ज लगा है उसमें उनको मृत्यु की सजा मिलना, डेथ पेनल्टी मिलना तय है। क्या बलात्कार के साथ में हत्या ये इसे और ज्यादा वो बना देता है गंभीर? ऑफ कोर्स, विद द लेटेस्ट अमेंडमेंट आफ्टर द वर्मा कमेटीज, जस्टिस वर्मा's कमेटीज रिकमेंडेशंस, अगर जो एक्यूज है रेप का और उस रेप की वजह से प्रोसिक्यूट्रिक्स की डेथ हो जाती है जी, तो वो अमाउंट्स टू मर्डर ही माना जाएगा और उसमें सजा का प्रावधान वही है जो 302 में मर्डर के लिए है। सर, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा दर्शकों को समझाएं, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया जो होती है वो बहुत ज्यादा पेचीदा होती है और बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, शायद एक लेमैन जो हमें देख रहा है, जो आपको सुन रहा है, वो शायद समझ नहीं पाएगा कि कल ऐसी जब केसेस होते हैं, जैसे आज उन्हें दोषी करार दिया, पहले आरोपी थे अब वो दोषी बने हैं और कल सजा के ऊपर डिस्कशन होने वाला है, अब उस पर बात होगी। तो जब सजा पर डिस्कशन होता है तो क्या क्या बात होती है, किस तरह से कोर्ट के अंदर दलीलें दी जाती हैं, जरा अगर आप समझा पाए बिल्कुल सामान्य शब्दों में। देखिए, इसमें प्रोसिक्यूशन जो है, जब जजमेंट कोर्ट की आ गई है कि उन्होंने इन सभी एक्यूज को हत्या और सबूत मिटाने के लिए दोषी पाया है, रेप का लिए दोषी पाया है, तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन अपनी तरफ से रिकमेंड करेगा कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए जी। जैसे कि हत्या का अपराध उनके ऊपर सिद्ध हुआ है तो उसके लिए उनके लिए मृत्यु की सजा की डिमांड की जाएगी जी। और उसके साथ में जो है रेप के लिए, बिकॉज ऑफ दिस न्यू लॉ विच हैज बीन एनेक्टेड आफ्टर द जस्टिस वर्मा's recommendations, जी, तो उसकी अगेंस्ट में जो एक्यूज पर्सन्स हैं, उनके जो वकील हैं, वो उसको अपना प्लीडिंग करेंगे, चाहे वो मर्सी प्लीड करें, चाहे वो इस ग्राउंड पे प्लीड करें कि जो है मृत्यु के हकदार ये नहीं है, इनको उम्र कैद की सजा दी जाए, फांसी की सजा ना दी जाए। साक्ष्यों का कितना महत्व? साक्ष्यों के महत्व इसमें अभी तक तो देखिए, साक्ष्यों का बात यह है कि अभी साक्ष्य के लिए तो डिसीजन हो चुका जी। कोर्ट हैज ऑलरेडी गिवन दी वर्डिक्ट कि जजमेंट तो आ चुकी कि ये लोग इस सजा के हकदार हैं। ठीक है, अब सिर्फ क्वांटम ऑफ जो सेंटेंस है उसके ऊपर आर्गूमेंट्स होने हैं। ठीक है, वो उसके डिफेंस और उनके डिफेंस उसमें मर्सी प्ली लेते हैं या दूसरी जो कुछ कड़ियां कमजोर रह गई हों उनका डिफेंस लेते हैं। ठीक है, वो एक अलग मुद्दा है। ठीक है, चलिए, तो इस विषय पर भी आगे हम बात करेंगे कि क्या आपने फांसी की बात कही कि फांसी मिलनी चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर, वो तो कल डिसाइड होगा, पर दीपिका जी कैसे आज आप देख रही हैं इस पूरी जो फैसला आया है उसको, और कितना संतोष और कितनी उम्मीद कल के दिन को लेकर के आपको दिखती है? सिद्धार्थ, मैं मानती हूं कि जो निर्भया केस है वो हमारे देश की जेंडर हिस्ट्री में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे कहीं ना कहीं पे एक जेंडर या कास्ट का समीकरण बदल जाता है, इक्वेशन बदल जाता है। तो निर्भया केस को पूरा राष्ट्र बहुत ध्यान से देख रहा है, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी देख रही है, क्योंकि इस केस ने पूरी देश की आत्मा को दहला दिया था। और आज जब कोर्ट ने चारों को दोषी साबित कर दिया है, उन पे आरोप साबित हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं आज पूरा भारत देश ये उम्मीद कर रहा है कि कल उनको फांसी की सजा होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पे जो उन्होंने जो दुष्कर्म किया था लड़की के साथ, वो इतना दिल दहलाने वाला था कि पहली बार देश के प्रजातंत्र में बहुत, आई थिंक आजादी के बाद एक अन्ना हजारे की मूवमेंट हुई और उसके बाद राजपथ पे, पार्लियामेंट स्ट्रीट पे हर तबके के लोग और हर क्लास के लोग इकट्ठे आए। उन्होंने पुलिस की लाठीचार्ज को, टीयर गैस को, वाटर शेल्स को, कैनन को उन्होंने बर्दाश्त किया। दिसंबर की भरी सर्दी में लोगों ने प्रोटेस्ट किया और उस प्रोटेस्ट के मद्देनजर गवर्नमेंट जागी। उन्होंने पार्लियामेंट में वो एंटी रेप लॉज बनाए, जस्टिस वर्मा की कमेटी बिठाई और फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बिठाए। तो कहीं ना कहीं पे जो निर्भया केस है एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस है जेंडर हिस्ट्री में इंडिया की। और कल जो इसका फैसला आएगा, मैं सोचती हूँ कानून को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए, ताकि इट सेट्स एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी के जो एक रेप मेंटालिटी बन गई है हमारे देश में, वो खत्म हो। मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहूंगी कि निर्भया केस के बाद दिल्ली के अंदर
83 रेप केसेस हुए हैं और ऑल ओवर इंडिया 817। और पिछले हफ्ते ही आपने मुंबई गैंगरेप केस के बारे में सुना। तो नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के अनुसार जो पिछले साल का उनका रिकॉर्ड है, वहां उन्होंने ये बताया है कि 1000 रेप केसेस में जो कन्विक्शन रेट है वो सिर्फ 7% है। तो दिस इज द स्टेट ऑफ जुडिशरी एंड दिस इज द स्टेट ऑफ कन्विक्शन। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी अब कानून में विश्वास होना चाहिए और कहीं ना कहीं समाज को इस जजमेंट से अवेयरनेस आनी चाहिए। शरण जी, क्या इस आज का जो फैसला आया है उससे आपको लगता है विश्वास बढ़ा है जुडिशरी सिस्टम के अंदर, फैसलों के अंदर? क्या आपको लगता है कि आप मानते हैं इस बात को? क्योंकि अभी कल पूरा सजा के ऊपर बहस होगी, पर आज की अगर हम बात करें तो देखिए, जहां तक कोर्ट का सवाल है उस पर तो कमेंट करना, लेकिन जो मेरा अपना विचार है जी वो मैं रखना चाहूंगा। जेंडर हिस्ट्री की बात कर रही हैं और अभी तक जो इन्होंने फिगर्स दिया वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या आप हमारा जो लॉ क्या कहता है कि आरोपी को सजा मिले तो ठीक है, लेकिन क्या निर्दोष आदमी को भी सजा मिलनी चाहिए? एपी सिंह जी ने इस दो चीज आपको अगर बताया हो तो उसमें दो चीज मैं अलग से डिबेट करूंगा, इसमें अलग से हम बात करेंगे, पर आप संक्षेप में, क्योंकि सबका वर्जन मुझे लेना है। हाँ, तो वही मैं संक्षेप में ही आ रहा हूँ कि दो इसमें ऐसे अभियुक्त हैं जो दिल्ली में थे ही नहीं, या जिनकी मोबाइल ट्रैकिंग और जिनके वीडियो फुटेज हैं कि वो यहाँ थे नहीं, वो कैसे इन्वॉल्व हो जाए? ठीक है, चलिए। और मैं आपको बता दूं, फांसी मिलनी चाहिए आपके साथ? मैं तिहाड़ जेल में भी कुछ काम किया हूं पिछले दिनों, और मुझे कई ऐसे सारे विक्टिम्स मिले हैं जो बेचारे कहीं उसमें इन्वॉल्व नहीं, लेकिन जेल में पड़े। पर क्या आपको लगता है फांसी मिलनी चाहिए? क्यों नहीं? It should set an example. It should set an example. अलका जी, आप लगातार शुरुआत से ही जब ये केस हुआ, आप मीडिया में कि आपने बात की और बतौर सामाजिक कार्यकर्ता आपने इस मुद्दे को उठाने की बहुत हद तक कोशिश भी की। कैसे आज के निर्णय को, आज के फैसले को आप देख रही हैं? क्या आप भी उम्मीद कर रही हैं कि फांसी ही एक वो है जो एग्जाम्पल सेट कर सकता है? देखिए, खाली मैं ही उम्मीद नहीं कर रही, आप पीड़िता की मदर और फादर, माता और पिता से भी पूछेंगे और देश के तमाम लोगों से जो आज आपके टीवी चैनल पे भी दिख रहे हैं, एक ही उम्मीद कर रहे हैं। अगर आज तो सिर्फ जज ने ये कहा कि ये दोषी हैं, ये सबको पता था कि ये दोषी है, लेकिन ये दोष साबित होने के बाद एक उम्मीद ये जागी है कि इन्हें छोटी मोटी सजा नहीं होगी, इन्हें फांसी ही होगी। अगर आप कल कोर्ट जो है उम्र कैद भी इनको घोषित करती है तो मुझे लगता है पीड़िता की मां से लेकर मुझ तक और देश के तमाम लोगों को बहुत बड़ा एक बार फिर धक्का लगेगा, जो धक्का हमें जुवेनाइल जस्टिस कानून के तहत एक जो अपराधी को सिर्फ 3 साल की सजा मिला है। मुझे मालूम है कानून यही कहता है जुवेनाइल को 3 साल से अधिक की अधिक सजा, जिसे लेकर हमारी लड़ाई अभी भी जारी है, तब तक जारी रहेगी जब इस देश की पार्लियामेंट, जब तक इस जुवेनाइल जस्टिस कानून की उम्र सीमा पर दोबारा विचार करके इसे कम नहीं कर देती। और मुझे पूरा यकीन है कल का जो जज का जजमेंट होगा उसमें इन चारों को फांसी ही होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। अगर फांसी नहीं होती है तो मैं ये कहती हूं कि हम लोग इसे अंत तक लड़ेंगे जब तक ये सुनिश्चित नहीं हो जाता कि इन्हें फांसी होगी। क्योंकि देखिए, कोई भी अपराध जब होता है तो उसे बहुत बढ़ चढ़ के दिखाया जाता है। जैसे 16 दिसंबर को भी पूरे देश ही नहीं, विश्व आज मीडिया कवर करने के लिए आया कि क्या जजमेंट आता है। तो मुझे लगता है जितना बड़ा हम अपराध को कवरेज करते हैं उतना बड़ा अपराधी को सजा क्या मिली इसको भी कवर करने की हमें जरूरत है, क्योंकि यही खौफ और डर पैदा कर पाएगी अपराधियों में। दूसरा, जो इनके वकील थे, मैं उनके लिए आज बहुत सख्त शब्द का दोबारा इस्तेमाल कर रही हूं। अगर मैं वहां होती और जो बचाव पक्ष के वकील ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है कि मुझे लगता है इस जजमेंट को राजनीतिक दबाव में 4 अपराधियों को राजनीति के तौर पर, वोट बैंक के तौर पर देखा जा रहा है, मैं थूकती हूं ऐसे वकील के ऊपर और ऐसी वकालतों के ऊपर जो सरेआम जिसे मालूम है कि 4 लोगों ने कितना जघन्य अपराध किया है और आप उसको बचाने के लिए तफसील से, अलका जी, ब्रेक के बाद तफसील से इस पर बात करेंगे। सबको बीच बिल्कुल, इस पूरे विषय के ऊपर मैं सबको समय देकर के बात करना चाहूंगा। शिल्पी जी, ये आप भी इस पूरे केस को देख रही हैं, उम्र कैद अगर होती है मान लीजिए, तो कितना बड़ा झटका आपको भी लगता है ये होगा? बहुत बड़ा झटका, ना सिर्फ मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी गाली होगी। फांसी की सजा भी इस केस में बहुत कम है। अगर उससे कोई भयानक सजा दी जा सकती है तो वो देनी चाहिए, जैसे पहले होता था चौराहे पर फांसी पे लटका दिया जाता था।
इन लोगों को तो हम महिलाओं के हवाले कर देना चाहिए और हम खुद उनके बॉडी के एक एक टुकड़े अलग करें। जैसा उसने उस बेचारी लड़की के साथ ट्रीट किया है, उससे 1000 गुना टॉर्चर ये लोग डिजर्व करते हैं। फांसी भी बहुत माइल्ड सजा है, उससे बहुत ज्यादा सजा कुछ हो सकती है, तो वो होनी चाहिए इस केसेस में। चलिए छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे जितना तो लड़की तड़पी है। जी मैम, ब्रेक छोटा सा मुझे लेना पड़ रहा है। एपी सिंह साहब जो बचाव पक्ष के वकील है, विनय शर्मा जो अब पूरी तरह दोषी करार हो चुका है, उसके वकील है, उन्होंने एक बात कही है और वो बात में आखिर कितना दम है या वो बात किस तरह से ली जाए और ऐसे समय पर इस तरह से बात कहना और राजनीतिक षड्यंत्र की बात करना वो कितना सही है, उस पर होगी बात छोटे से ब्रेक के बाद। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। हम लगातार बात कर रहे हैं कि कल अगर सजा होती है और क्या सजा होगी, उम्र कैद या फांसी। फांसी से कम देश नहीं मान रहा, क्योंकि जिस तरह का जघन्य अपराध किया गया, एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है और संदेश कड़ा भेजना बहुत जरूरी है देश के अंदर उन लोगों को जिनकी मानसिकता इस तरह से गिर चुकी है। सर हरीश जी, आप लगातार बने हुए हैं। एपी सिंह साहब ने जो बात कही, बचाव पक्ष के वो वकील हैं, रोष उसको लेकर के काफी आ रहा है। सबसे पहले किस तरह से देखा जाए कानूनन तौर पर उनकी बात को? क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्या अतिशयोक्ति होगी? नहीं, इस बारे में मैं ये कहूंगा कि सिंस द कोर्ट हैज गिवन द वर्डिक्ट एंड जजमेंट बेस्ड अपॉन द एविडेंस, तो ये कहना कि कोर्ट का जो निर्णय है वो राजनीतिक दबाव, ये कहना कि धनाढ्य नहीं है, उनके पास बल नहीं है, ये बातें कहना क्या जताता है? दैट इवन अमाउंट्स टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जी, अगर कोर्ट चाहे तो इस उनकी स्टेटमेंट का संज्ञान लेकर उनके खिलाफ अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकते हैं। जी, रादर इट वुड बी अप्रोप्रिएट इफ एपी सिंह जी ये कहते कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट एंड वी विल फाइल एन अपील बिफोर द हायर कोर्ट। बट दूसरे जो बचाव पक्ष के वकील उन्होंने शायद यही बात कही है। जैसे मुकेश के जो बचाव पक्ष के वकील हैं, उन्होंने यही कहा है कि हम हायर कोर्ट में जाएंगे बिकॉज माई क्लाइंट वॉज ओनली ड्राइविंग द बस। तो ठीक है, दैट कैन बी टेकन एज एन ऑफेंस। दीपिका जी की ये राजनीतिक बात करना कि ये तो राजनीतिक तौर पर किया गया, ये बात आपको कितनी पचती है? क्यों, क्या लगता है, मंशा क्या दिखती है इसके पीछे? देखिए सिद्धार्थ, ऐसा है कि इस देश में कुछ भी खराब होता है तो राजनीति के कारण हो रहा है। इन्होंने भी सिंपल टर्म्स में, आई थिंक ही इज अ पब्लिसिटी मॉन्गर, और इन्होंने भरे उसमें कैमरास के सामने इन्होंने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डेफिनेटली किया है, क्योंकि जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है, वो इतनी बेवकूफ नहीं है कि उसने 9 महीने लगाए हैं, उसने 120 हेयरिंग्स करी हैं, उसने इतने सारे विटनेसेस देखे हैं, उसने इतने पुख्ता सबूत के ऊपर उसने आज का अपनी जजमेंट दी है। तो कहीं ना कहीं 85 गवाह भी रहे हैं। एग्जैक्टली, सो इतने सारे गवाह, इतनी सारी हेयरिंग, 9 महीने, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट 9 महीने लगाता है एक जजमेंट देने के लिए, जो केस ऑलरेडी दुनिया को पता था, उस रात सबको पता था कि उस बस में क्या हुआ है, बावजूद इसके द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज बीन फॉलोड, और उसके बाद इनके वकील ऐसे बयान देते हैं, दिस इज नथिंग बट पब्लिसिटी मॉन्गरिंग,
कहीं ना कहीं पे एक राजनीति को ब्लेम करने का एक तरीका है, कहीं ना कहीं उनका ये मंशा है कि किसी तरीके से 2 मिनट की पब्लिसिटी ये अटेंड करें और अपने क्लाइंट को बचाने की पूरी कोशिश। अब पता नहीं कौन सी पब्लिसिटी इनको मिलेगी। परवेज शरण साहब, आप कुछ कह रहे थे ब्रेक के पहले, वो बात विनय की ओर से आप कह रहे थे, जो दोषी है। जी, मैं ये कह रहा था कि एपी सिंह साहब ने ऑन कैमरा बोला है कि वो फुटेज है उनके पास कि वो रेलवे स्टेशन से जा रहा था, और दूसरा कि मोबाइल फोन की ट्रैकिंग है जिसमें वो आदमी भी दिल्ली से बाहर था, तो जब वो स्पॉट पे नहीं था, तो ऐसे में उन लोगों को कहना कि वो लोग फांसी की सजा है, वो तो कल बात चलेगी। दूसरी बात एक कि जो आप लोग स्टंट और ये वो बात कर रहे हैं, मैं आपको अभी ब्रेक के पहले ही बता रहा था कि तिहाड़ जेल में मैंने कुछ काम किए हैं, और उस दौरान इसी लीगल प्रोसेस के थ्रू, और इसके लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में किसको कहूं कि कम से कम 200 जुवेनाइल तिहाड़ जेल में बंद है आज के तारीख में। जी, तो आप कौन सा जज और क्या पुलिस वाले ये सब और जेल की अथॉरिटी सब अंधे हैं जो उनको ले जाके वहां रखते हैं? मैं थोड़ा डाइवर्ट कर रहा हूं, लेकिन ये सच्चाई है, ये तथ्य है, और मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूं आपको, कोई मैं कहीं रिकॉर्ड से पढ़ा हुआ चीज नहीं बता रहा हूं जी। नहीं तो ऐसे में हर जगह कानून सही है। आप जो कह रहे हैं, पर वो ये सब सुनने के बाद ही तो कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, ऐसा तो है नहीं कि बिना सुने दिया है। उन बच्चों को भी जिनको तिहाड़ जेल में रखा गया है, उनको भी तो जजमेंट के दौरान ही रखा गया है। इस केस के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, ठीक है, वो आपका एक आकलन हो सकता है, उसको हम मान भी लें कि आपने जो स्टडी किया है वो अपनी जगह सही हो गलत, वो एक अलग मसला है। पर आज जो एपी सिंह साहब की हम बात कर रहे हैं, बचाव पक्ष के वकील अगर इस तरह से बात कर रहे हैं, तो ये क्या संदेश दे रहा है? ये हमें क्यों ना हम ये माने कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है ये, जैसा कि खुद हरीश जी भी ये बात कह रहे हैं कि इतना गंभीर मसला है। आप देखिए जो धाराएं लगी हैं 302, 307, 365, 396 और ऊपर से 376 2G, तो ये अपने आप में बहुत सेंसिटिव इशू है। आप संदेश क्या देना चाहते हैं? नहीं, इश्यू सेंसिटिव है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएं उनको सख्त से सख्त सजा मिले। और मैं तो कहता हूं इसी केस में नहीं, आज तक जितने रेप केस हो रहे हैं या होंगे उनमें यही चीज लागू किया जाए। मैं तो इतने की मांग कर रहा हूं, इन्हीं रेपिस्ट के साथ नहीं, जितने भी 800 कुछ नंबर दिए बेंच ने, उन सबों को दिया जाए यही पनिशमेंट। ठीक है, इनफैक्ट रेप के लिए डिफाइन करना चाहिए कि ये रेपिस्ट। आईपीसी के 17 सेक्शंस लगे हैं इन लोगों के ऊपर, एंड सिद्धार्थ आप यही सेक्शन जो 17 सेक्शन इन लोगों पे लगे हैं, यही 17 सेक्शन जुवेनाइल पे भी लगे हैं, जो वहां की खातिरदारी ले रहा है, और 2.5 महीने बाद आराम से वो ठीक है। अलका जी आप कुछ कह रही हैं? अलका जी क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? आपने राजनीति की बात कहां से उठ गई इसमें? 18 से जी मैं 18 से 20 साल से राजनीति में हूं, और मुझे बहुत बड़ी ये विडंबना लगती है, बहुत दुख होता है कि इस देश में जो है दंगों के ऊपर राजनीति होती है, आतंकवाद के ऊपर राजनीति होते हुए हमने देखा है, हर मुद्दे पर राजनीति, लेकिन बलात्कार के ऊपर राजनीति होते हुए देख रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता है। आसाराम के केस में जो लोग पार्लियामेंट के अंदर इस केस में 16 दिसंबर में फांसी की मांग कर रहे थे, वो आसाराम के केस में चुप्पी साध लेते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी विडंबना कि आज का जो वकील है आरोपियों का, वो भी उसी की आड़ लेता है कि आज तो इस देश में बलात्कार के ऊपर भी राजनीतिक दल बट जाते हैं, जो फांसी की मांग करते हैं वो दूसरे केस में चुप्पी साध लेते हैं। इसीलिए शायद मुझे लगता है इस वकील को बहुत बड़ा एक मौका दे दिया। उसने एक कारण ये भी हो सकता है क्योंकि चूके नहीं, अगर उनको जजमेंट में कोई भी था, आप लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति तक अपील करिए अगर फांसी की सजा होती है, लेकिन आप इस तरह का घिनौना अगर आरोप लगाएंगे कि 4 आरोपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है राजनीति का शिकार हो रहे हैं, इससे गंदा जो है वो राजनीति का खेल, मुझे लगता है वकील भी जो खेलने लगे जिन्हें शायद राजनीति की ए और बी नहीं आती थी, वो राजनीति खेल रहे हैं। मुझे लगता है बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है, क्योंकि उंगली पूरे हमारे जो है जजमेंट के ऊपर उठती है। सिद्धार्थ, इवन जब इंदिरा गांधी मरी थी, राम जेठमलानी ने केस लड़ा था, इसलिए वकील का तो पैसा है, वो केस लड़ेगा। आप वकील पे फिंगर पॉइंट आउट मत कीजिए। वकील पॉलिटिकल बात करने लगे तो सवाल क्यों नहीं? जब पॉलिटिशियन पॉलिटिकल बात करते हैं तो हर चीज पे पॉलिटिक्स होता है, हर चीज पे पॉलिटिक्स होता है इस देश में। नहीं होता इस देश में, कोई बता दे मुझे। पर पॉलिटिक्स की बात तो पॉलिटिक्स है सर, यहाँ तो जज जो बचाव पक्ष का वकील है वो औहदे का तो कम से कम ध्यान रखे, आपको नहीं लगता? नहीं, औहदे का ध्यान रखे। देखिए, क्रिटिसाइज करना किसी का भी हक है, ऐसा कहाँ है कि आप मंच भी तो सर आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि उन्होंने जो कहा वो ठीक है? फिर ये क्रिटिसाइज अगर उनको फील हुआ, अगर उन्होंने कहा है तो क्या गलत कहा है? अरे
आपको नहीं लगता गलत कहा होगा? नहीं, पर ये मत कहिए कि राजनीति का शिकार हो रहे हैं। एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, पूरी दुनिया जानती है हकीकत को। सिद्धार्थ, हर प्रोफेशन की एक मर्यादा होती है जी। वकील चलिए बता दें दर्शकों को, हम बता दें अलका जी, यहाँ पर बैठकर अलका जी, ये एपी सिंह साहब जो हैं ये ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी भी हैं भारतीय संपूर्ण क्रांतिकारी पार्टी के। कार्ड इनका है, मैं कार्ड में से बता रहा हूं। और क्या हो सकता है जब वो माइक के सामने गए तो उनके अंदर का नेता जाग गया? जरूर जो है वो जुड़े हुए हैं और राजनीतिक फायदे के लिए उन्होंने ये बयान दिया है। शिल्पी जी, क्या आप भी ये मानती हैं? पहले कह रही थी खोजिए इनका बैकग्राउंड। शिल्पी जी, क्या माइक के सामने जाने से पहले बचाव पक्ष के वकील नहीं, उनके अंदर का नेता जाग गया आज? बिल्कुल यही हुआ है शिल्पी जी। अगर वो एक वकील बनकर बात करते और अपने आरोपियों को बचाने की लड़ाई लड़ते तो शायद हमें कहीं किसी को शिकायत नहीं होती। चलिए ठीक है, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे, लौटेंगे तो फिर इसी विषय पर हम बात करेंगे। शिकार हो रहे हैं जी। अलका जी, मैं लौट रहा हूँ, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट। अरे वो नहीं आया, हमने कहा था। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे? आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। लगातार बलात्कार की घटनाएं इस देश के अंदर होती जा रही हैं, आज भी हुई हैं, कल भी हुई हैं, और क्या पता इस वक्त जब हम यहां बैठ के बात कर रहे हैं तो इस पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं कोई कुकर्मी होगा जो इस कर्म को, कृत्य को अंजाम दे रहा होगा किसी जगह के ऊपर। शरण साहब, ये पूरे मसले के ऊपर निर्भया के मीडिया का रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि इस देश के अंदर ऐसी कई जगह है जहां बहुत जघन्य हत्याएं होती हैं, जघन्य बलात्कार होते हैं, पर किन्हीं कारणों से वो सामने नहीं आ पाते। चूंकि अब दिल्ली का भी मसला था, मीडिया का पूरा इसके पीछे वो रहा। मैं मीडिया को पूरा क्रेडिट नहीं दे रहा हूं, पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये भी देखना जरूरी है समाज को भी कि ऐसे जो केसेस हैं जो छूट जाते हैं, जिनको मीडिया नहीं देख पाता, वहां भी इसी लेवल पर जस्टिस मिले, जैसा आप भी कह रहे हैं। मैं इसीलिए शुरू से मेरा स्टैंड यही रहा है कि ये एक सेट स्टैंडर्ड होना चाहिए कि इस बार जो होगा वो हर केस, चाहे वो कन्याकुमारी में हो, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो असम में हो, चाहे गुजरात में हो, कहीं भी ऑल ओवर इंडिया हो, उसको यही सजा मिलनी चाहिए। लाइक पॉस्को में अभी सरकार ने जो रूल बनाया है उसमें यह है कि जो कन्विक्ट है जी, उसको साबित करना है कि मैं गलत नहीं हूं। जिसने रेप का इल्जाम लगाया उसको साबित करने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह ये इट शुड बी सेट स्टैंडर्ड कि अब यही होगा।
आई थिंक सुप्रीम कोर्ट और द लॉ मिनिस्ट्री शुड टेक इट इनिशिएटिव कि बहुत स्ट्रिंजेंट से स्ट्रिंजेंट ऐसा हो रहा है, होगा आपको लगता है? मुझे नहीं लगता। ठीक है दीपिका जी, इसमें भी राजनीति हो रही है। दीपिका जी, क्या इस पे क्या कहेंगे? आपके मीडिया का रोल रहा इसके पीछे लगातार जनता एक आम, अब ये तो पॉसिबल है नहीं कि हर बलात्कार के ऊपर इतना बड़ा जनसैलाब खड़ा हो जाए। हमें एक सिस्टम शायद क्रिएट करना पड़ेगा जो इतना जनसैलाब खड़ा होने तक वेट ना करवाए। जल्द से जल्द हमें, जैसा कि अलका जी भी कह रही थी, हमें न्याय मिले। क्या आपको क्या लगता है? देखिए सिद्धार्थ, मैं इसमें मीडिया का रोल बहुत अहम मानती हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे मीडिया ने ऐसे मुद्दों को हमेशा जिंदा रखा है। थैंक्स टू द मीडिया ये मुद्दे हमेशा चर्चा में रहे हैं, लोगों की जहन, लोगों की मेमोरी से ये बाहर नहीं गए हैं। पर मैं आपको एक बहुत दुखद बात ये भी बताना चाहूंगी, जो आपने भी महसूस की होगी, कि कोई भी सुबह ऐसी नहीं जाती जब आप चाय के कप के साथ अखबार खोलते हैं और पहले ही पन्ने पे वहां पे रेप की खबर नहीं आती। तो कहीं ना कहीं पे जो सामाजिक जो जागरूकता है, जो मीडिया की अवेयरनेस है, मीडिया के कैंपेन्स हैं, वो बिल्कुल जारी रहने चाहिए। और जैसे ऐसे बयान आते हैं। पर दीपिका जी, एक बात और है, वर्मा कमेटी बनी, कानून में बदलाव हुए, गृह मंत्री जी कहते हैं कि अब जब कानून में बदलाव हुए हैं तो अब ऐसे मामले कम आएंगे, पर ऐसा नहीं हो रहा है। सैडली ये नहीं हो पाया है। ये जो बढ़ रहा है, सिद्धार्थ बढ़ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? सिद्धार्थ देखो आपको एक बात समझनी है, वो ये समझनी है कि हर समाज रातों रात नहीं बदल सकता। जो एक रेप केस पिछले सालों में 7 साल लेता था, और 7 साल में भी हो सकता है उसका फैसला नहीं होता था, आज एक रेप केस ने 9 महीने लगाए हैं, उसकी जजमेंट कल आ रही है। तो वो भी मीडिया की पूरी निगहबानी। जी बिल्कुल। तो एट द एंड ऑफ द डे हर प्रक्रिया जो है वक्त लेती है, समाज वक्त लेता है बदलने में। कहीं ना कहीं लीगल अमेंडमेंट्स और जुडिशियल और पुलिस जो है पैट्रियार्कल माइंडसेट को, सोसाइटल माइंडसेट को ओवरनाइट नहीं बदल सकती। यहाँ पे कल्चरल चेंज, सोशल पॉलिटिकल चेंज भी आना चाहिए। शिल्पी जी को भी हम लाएंगे, लीगल चेंज भी आना चाहिए। शिल्पी जी, आपको क्या कारण आपको लगता है कि जस्टिस वर्मा की जो कमेटी बनी उसमें बहुत चेंजेस किए गए कानून के अंदर, पर बलात्कार तो फिर भी हो रहे हैं और ज्यादा रेट पे हो रहे हैं? ये खाली कानून का मामला नहीं है, ये पूरे समाज का मुद्दा है। ऐसे वकील जो इन लोगों को डिफेंड कर रहे हैं, मुझे लगता है उनको अपनी घर में महिलाओं को देखना चाहिए, अपनी बहनों को देखना चाहिए कि ऐसा केस उनके साथ भी हो सकता है। उनको आगे आके ऐसे लोगों को एक सामाजिक बहिष्कार करने की जरूरत है, जिससे कि एक बहुत स्ट्रांग मैसेज पूरे समाज में जाए। दामिनी केस नहीं था, ये पूरी देश की महिलाओं का केस था। उसका दर्द हर महिला ने जिया है, हर महिला ने महसूस किया है। तो इस केस में ये पूरा एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। और मुझे लगता है कोई भी वकील जिसमें जरा सा भी मॉरल है, जरा सा भी जमीर है, अंतरात्मा है, उनको इस केस में अपील फाइल करनी ही नहीं चाहिए, जिससे कि पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में मैसेज जाए कि भारत में महिलाओं को। आप कह रही हैं कि ठीक है, सामाजिक आना चाहिए, मतलब अब सरकार को हम इस बात के लिए दोष देना बंद कर दें, सरकार से जवाबदेही बंद कर दें? देखिए, ये जब आप एक बात बताइए, घर में अभी कुछ दिन पहले हिमाचल में केस हुआ था, 13 महीने की लड़की के साथ उसके चाचा ने रेप किया था। जी। तो ये सरकार को रेप का प्रश्न नहीं है, यहाँ पर मुद्दा ये है कि हम समाज में लोग कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक है, मतलब अब ये बड़ी एक ज्यादा बड़ी सामाजिक समस्या बन चुकी है, आप ये कहना चाह रही हैं? बहुत बड़ी सामाजिक प्रॉब्लम बन चुकी है। एक महिला जब घर से निकलती है, चाहे वो ऑटो वाला हो, ड्राइवर हो, नौकर हो, उसको वो चीजें रोज झेलनी पड़ती हैं। तो एक बहुत ही सशक्त मैसेज देने की जरूरत है इस सोसाइटी में कि इस तरीके की चीजों को, इस तरीके की बातें बर्दाश्त नहीं करी जाएंगी और उन लोगों को सजा मिलेगी, बच के नहीं निकल सकते ऐसा कुछ काम करके, इतना बड़ा दानवीय एक्ट करके। और एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, कानून बन चुका है अलका जी, पर अभी सामाजिक समस्या क्या बहुत बड़ी बन चुकी है? क्योंकि ये तो बहुत चिंता का विषय अब सब लोगों के लिए हो गया है, आप हम सब लोगों के लिए, कि अब भी रेप के केसेस उसी पैमाने पर या उससे ज्यादा बड़े पैमाने पर आ रहे हैं। देखिए, मैं नहीं मानती हूँ कि और ज्यादा रेप हो रहे हैं, पर मैं इस बात को मानती हूँ कि नए कानून की वजह से केस दर्ज होने शुरू हो गए हैं जो कभी दर्ज नहीं होते। तो जो आंकड़ा बढ़ा हुआ एक सकारात्मक रूप भी दिखाता है कि नए कानून की वजह से अब कोई भी थाने में देश भर में, अगर जिस तरह से आसाराम के केस में लड़की का जो बलात्कार है वो जोधपुर में होता है और FIR दिल्ली में दर्ज होती है, तो ये नया कानून इतनी ताकत देता है कि लोग आगे आकर अब लड़कियां जो है अपने साथ हो रहे अपराध की, मुंबई में पहले गैंग के रेप, अभी गैंग रेप
जो हुआ उससे पहले भी एक रेप हुआ था जिसको लड़की ने नहीं उठाया, लेकिन जब नए कानून के बाद उसको लगा मुझे भी चुप नहीं बैठना, वो भी बाहर आई। तो मैं ये नहीं कहूंगी रेप बढ़े, पर हाँ उसका दर्ज करने का जो लड़कियां आगे आ रही हैं वो जरूर बढ़ा है। और मीडिया के रोल को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं। मैं ये कहूंगी, मैं सलाम करती हूँ अपनी न्यायपालिका को। न्यायपालिका ने आज दिल्ली पुलिस की सराहना की कि कितने कम समय में इतनी स्ट्रांग चार्जशीट अगर वो पेश नहीं की गई होती तो न्यायालय को भी बहुत मुश्किल होती है अपराधियों के खिलाफ जो है सजा लेने में। मैं उन लोगों को भी सल्यूट सलाम करना चाहती हूँ जिन्होंने अपने शरीर के ऊपर लाठियां खाई, उनके निशान मैंने देखे जब वो बिल्कुल इंडिया गेट और जो विजय चौक तक इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। तो आज सबकी जोश, मीडिया हो, न्यायपालिका हो, दिल्ली पुलिस हो, हमारे समाज के लोग, युवा जो में अपना इंडिया गेट पे था, जंतर मंतर पे था, जिसने लाठियां खाई, ये उन सबका मैं कहूंगी, और लड़की के पीड़ित लड़की का परिवार को भी कहूंगी, सबकी जीत है। ये सबकी, और मुझे लगता है कि बिल्कुल अंजाम तक पहुंचाना होगा हमें। दीपिका जी। सिद्धार्थ, ऐसा है, अलका जी मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं और मैं उनसे थोड़ा सा ये डिफरेंस करूंगी कि केस मैं बिल्कुल मानती हूं कि निर्भया के बाद अच्छे रजिस्टर हो रहे हैं, थाना उनको रजिस्टर कर रहा है, परंतु कहीं ना कहीं मैं इस बात पे भी आपका ध्यान लाना चाहूंगी कि जितने जो रेप केसेस हो रहे हैं उनकी लेवल ऑफ क्रूरता, ब्रुटैलिटी, बार्बरिज्म, जो तरीका है सेक्सुअल असॉल्ट का, जो सेक्सुअल वायलेंस का तरीका है वो बढ़ता चला जा रहा है। यहाँ पे मैं समाज की मानसिकता, एक रेप की मानसिकता हो गई है जो कैंसर की तरह से हमारी समाज में फैल रही है। मैं आपका ध्यान यहाँ पे आकर्षित करना चाहूंगी कि समाज में जो फैमिली होती है सबसे पहली यूनिट होती है। जो फैमिली में मर्यादा की लाइनें पहले खिंचनी चाहिए। कहीं ना कहीं पे रक्षाबंधन का त्योहार आता है और माँ अपनी बेटी से कहती है कि भाई को राखी बांधो, वो आपकी रक्षा करेगा। जो बहन रक्षाबंधन के दिन पे अपनी बहनों से राखी बंधवा के उनको रक्षा की प्रॉमिस करते हैं, वो बाहर जाके दूसरी लड़कियों को ईव टीजिंग करते हैं, स्टॉकिंग करते हैं, वॉयरिज्म करते हैं, एसिड अटैक करते हैं और उनका बलात्कार करते हैं। हमारे देश में नवरात्रों में 9 दिन के व्रत रखे जाते हैं और माता रानी को चुन्नी चढ़ाई जाती है, और यही लोग जो व्रत रखते हैं और अगर उन्होंने अनाज छू लिया, कान को हाथ लगाते हैं, माँ को चुन्नी चढ़ाते हैं, यही लोग जाके बाहर रेप करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे एक पैथोलॉजी, एक बीमारी, ये रेप जो है एक कैंसर की तरह से हमारे समाज में फैल चुका है और कहीं ना कहीं पे बहुत सख्त तरीके से कानून को सामने आना पड़ेगा, पुलिस को सामने आना पड़ेगा। जो पुलिस की जो पुलिसिंग है, स्पेशली बीट कांस्टेबल का रोल, वहां पे आना पड़ेगा, समाज को आना पड़ेगा। बिल्कुल, ये कि ग्राउंड रूट से। शिल्पी जी, अगर कल फांसी मिल जाती है, क्या आपको लगता है चीजें बदल जाएंगी? जैसी हम सब उम्मीदें कर रहे हैं कि सिर्फ कल फांसी का वर्डिक्ट अगर आता है, ठीक है, सबको इससे एक सेटिस्फैक्शन जरूर मिलेगा और मिलना भी चाहिए, पर उसके बाद कितनी स्थितियां बदलती आप देखती हैं? अभी जो एक स्टेटस को इस समाज के अंदर, इस देश में बना हुआ है मानसिकता को लेकर के, क्या उस मानसिकता के ऊपर चोट होगी जो अब बहुत ज्यादा घिनौनी हो चुकी है? बिल्कुल होगी। देखिए, जैसे मैंने कहा था, दामिनी केस नहीं है, ये एक समाज में क्रांति की शुरुआत है। ये क्रांति की शुरुआत है, अंत नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, लेकिन लोगों में ये होगा कि हम एक क्राइम करके बच नहीं सकेंगे। कम से कम इस घटना के बाद लोग रेप को एक अपराध तो समझ रहे हैं, नहीं तो पुलिस वाले की टोन भी होती थी, अरे भाई छेड़ा ही तो है। कम से कम ये जो नया कानून लागू हुआ है, जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2012 हुआ है, उसमें कम से कम छेड़छाड़ पर, घूरने पर, जो अब पुलिस ऑफिसर केस रजिस्टर नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई करने का 6 महीने सजा का प्रावधान है। तो एक फियर फैक्टर जरूर होगा कि अगर हमने कुछ ऐसा किया तो हम बच के नहीं निकल सकते। शरण जी, आपको लगता है ये फियर फैक्टर जरूर होगा, लेकिन एक समाज में परिवर्तन की जरूरत है, कानून का वही मकसद भी है। जी शिल्पी जी, आपके पास था। और मैं अलका की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, अलका जी की बात से, कि कम से कम महिलाएं इसके बाद बाहर आ रही हैं, केस रजिस्टर कर रही हैं और समाज ये मान रहा है कि इस तरीके की घटनाएं किसी के साथ हो सकती हैं और उसमें उन लड़की का कोई दोष नहीं है। ये एक बाहर निकल के आना भी एक शायद जी, जैसे शिल्पी जी आप कह रही है, ये भी एक सोचने की बात है कि अगर इतने सारे केस रजिस्टर हो रहे हैं तो इसके पहले गुप्त अंधेरों में क्या बातें होती थी और जो अंदर दब जाया करती थी, शायद इस पे भी समाज को सोचना होगा। शरण जी, क्या उस मानसिकता पर चोट हुई है या होगी कल अगर फांसी मिलती है? आपको लगता है प्रैक्टिकली में धरातल पे कुछ हद तक होगी, क्योंकि अगर मेजर होता और इनसे लोगों को डर होता तो ये 817 केस जो हुआ है ये नहीं होता।
जी नहीं, पर उन्होंने कहा ना कि रजिस्टर हो रहे हैं, क्या आपको लगता है रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है ये 817 जो है? अभी भी मैं ये नहीं मानता कि 100% रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि मैं दिल्ली ही पुलिस नहीं, मैं सारे पुलिस से ऑल ओवर इंडिया डील करता हूं, मुझे पता है कि क्या होती है पुलिसिंग में। और जो आशाराम बापू की केस की लोग बात कर रहे हैं, उसमें मैं लिटरली आई विटनेस हूं कि कैसे वो केस फाइल हुआ, कैसे वो मेडिकल हुआ और क्या हुआ जी, इसलिए उस पर कितना दबाव था, फिर भी दिल्ली पुलिस क्या करे फिर सर? इसमें जो मेरा तो एक ही सोल्यूशन, कानून बना दिया, कोई फायदा नहीं है, समाज को आपकी साइकोलॉजी स्पेशली मेन साइकोलॉजी जब तक नहीं बदलेगी तब तक कानून या कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और इसके लिए क्या किया जाए? क्या किया जाए? अब कुछ जेंट्स ये कहते हैं कि शहर में लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती है जिससे लोग हो जाते हैं, तो फिर रूरल इंडिया में तो रेप नहीं होना चाहिए, क्यों होता है? ये हमारी मानसिकता और कुछ भी नहीं है। इट्स एक्सेप्ट आवर मेंटल स्टेटस और कुछ भी नहीं है। हमारी स्पेशली मेन की जो मेंटल स्टेटस है या यंग बॉयज की जो मेंटल स्टेटस है गर्ल्स के प्रति या वुमेन्स के प्रति, उसमें सुधार लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। हरीश कुमार जी, कल जब ये इस पे बहस होगी और जो भी सजा सुनाई जाएगी, आपको क्या लगता है जो बाहरी फैक्टर्स, क्या, चूंकि हम नहीं जानना चाहेंगे, मीडिया इस केस के ऊपर बहुत ज्यादा पीछे लगा हुआ। आज जब वर्डिक्ट भी आ रहा था उस वक्त दोषी करार दिए, मीडिया लगातार पीछे लगा हुआ था। कल जब ये होगा तो किस तरह की चीजें वहां पर न्यायाधीश जी होंगे, उनके जहन में होंगी, या क्या सोच रहे होंगे, क्या प्रोसेस होती है एक वर्डिक्ट देते समय, क्योंकि आप कोर्ट के माहौल को समझते हैं? देखिए, ऐसा है शेखर जी कि जब जजमेंट दे दी जाती है, अभी तक जो जजमेंट आई है वो सभी सबूतों और तथ्यों को इवेल्युएट करने के बाद जज साहब ने अपना जजमेंट डिलीवर किया है जी। और जब भी जो ये सेंटेंस के ऊपर आर्गुमेंट्स होते हैं तो उन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हीं एविडेंसेस को ध्यान में रखते हुए और क्राइम की गंभीरता को देखते हुए जी, कि जिस तरह का क्राइम किया गया है, जिस तरह के सिनेरियो में किया गया है, जिस तरह की बैकग्राउंड से वो लोग आए हैं और जो उस वक्त माहौल था जिसमें क्राइम किया गया है, इन सभी तथ्यों को देखते हुए जज जो है अपना सेंटेंस प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, तो यानी जो मीडिया के दबाव की बात की जाती है कि चूंकि मीडिया के लाइमलाइट में केस था तो इसलिए शायद नहीं, मैं नहीं मानता कि मीडिया के दबाव से या किसी राजनीतिक दबाव से या किसी और तरह के एक्सटर्नल फैक्टर से किसी भी जज की कोई जजमेंट जो है वो इफेक्टेड होती है या डिलीवर होती है। शरण जी, कुछ कह रहे हैं? अभी आपके बात तो कुछ करें। एकदम होती है, और जजमेंट ही नहीं, हर चीज, पुलिस भी इन्फ्लुएंस होती है। आप आसाराम के केस में देख लीजिए, 12 दिन मिला, क्यों 12 दिन, किस काम के लिए और क्यों मिला उनको? इमीडिएटली क्यों नहीं अरेस्ट किया गया? और दैट वुड हैव बीन अनदर वेरी गुड एग्जांपल कि तुरंत पुलिस उनको अरेस्ट करती। पॉलिटिकल बात, पॉलिटिकल और रिलीजियस कोई भी बात, रेप की बात कर रहे हैं ना, हम जुडिशरी और जजमेंट की बात कर रहे हैं, पुलिसिंग की बात नहीं कर रहे हैं। रेप केस में कहीं भी कोई सख्ती, केवल सख्ती बरती जाए और कुछ नहीं, नो कंसिडरेशन एट ऑल, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। मतलब उसके लिए तो फिर हमें कानून में बदलाव करना पड़ेगा, जैसे तो कर चुके हैं, करना चाहिए। अब तो बदला ही है सर, क्यों नहीं? आप रोज, जैसे बहन जी ने कहा कि रोज सुबह आप अखबार उठाइए या टीवी चैनल खोलिए, केवल रेप केस आता है, तो आप उसमें बदलाव क्यों नहीं कर सकते? लेट अस मेक द चेंजेस। ऐसा क्या है कि नहीं हो सकता है? देखिए, शरण जी बात कर रहे हैं, कितना आप सहमति जता रहे हैं? देखिए, पार्लियामेंट ने बहुत महत्वपूर्ण चेंजेस लाए हैं और आईपीसी के अंदर अभी और भी चेंजेस आने चाहिए कानूनी तौर पे, और भी चेंजेस आएंगे। देखिए, हर चीज के एक प्रोसेस होता है, एक उसकी स्टेजिंग होती है, और कहीं ना कहीं पे कल की जजमेंट के बाद इसका, कल की जजमेंट के बहुत वाइड रेमिफिकेशंस होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कल की जजमेंट के बाद बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मुंबई का केस है, वो कितना तेज फास्ट ट्रैक होता है, उसकी जजमेंट क्या आती है, तो बहुत सारे केसेस ऐसे लाइंड अप हैं जो कहीं ना कहीं पे आने वाले वक्त पे देश के जो जेंडर का जो इतिहास है, जो 50% पॉपुलेशन है, उसको कहीं ना कहीं पे न्याय मिलने की पूरी उम्मीद है। हरीश जी, जब भी सुना है ऐसा, आप बताइएगा अगर मैं गलत हूं तो, कोई भी जज के सामने जब बात होती है तो एक केस की बानगी हमेशा पेश की जाती है रिलेटेड, तो कल अगर अच्छा बड़ा वर्डिक्ट आता है तो कल के केस की फिर बानगी उसको एज एन एग्जाम्पल सेट करके दूसरे केसेस में भी हेल्प मिलेगी? फिर देखिए, ऐसा है कि इस तरह के अपराधों में जो भी जजमेंट सेशन कोर्ट की तरफ से डिलीवर होती है जी, वो जजमेंट फॉलो नहीं होती है दूसरी किसी भी सेशन कोर्ट के द्वारा जी। हमारे यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, हाई कोर्ट से नीचे की कोई भी जजमेंट वो दूसरी कोर्ट में हम सिर्फ कोर्ट कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं, बट फॉलो नहीं होती है। ठीक है। फिर भी
किसी भी केस में रेफरेंस देने से ही हेल्प मिलेगा आपको लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इस केस का रेफरेंस देने से किसी और केस में कोई किसी भी तरह का दबाव या इफेक्ट पड़ेगा। क्यों सर, कैसे? क्योंकि हर एक केस की जो फैक्ट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं जी। आज इस केस का डिसीजन जो कोर्ट ने दिया है वो इस केस के साक्ष्य और तथ्यों के बिहाफ पे दिया है। दूसरे केस में साक्ष्य क्या कहते हैं, तथ्य क्या थे, किस तरह के एविडेंस कोर्ट के सामने आते हैं, वो जजमेंट उसी बेस के ऊपर होगा। ठीक है। अब कल उम्र कैद या फांसी, दो ऑप्शन लगातार बताए जा रहे हैं। अब इसमें से जो भी होता है और इसे चैलेंज अगर किया जाए, दोनों ही इसमें चैलेंज करने की बात की जा रही है हाईकोर्ट के अंदर, सर उसमें क्या प्रोसेस फिर रहेगी? देखिए, जब भी जो भी वर्डिक्ट कल सेंटेंस वो अवार्ड करते हैं जज साहब जी, उसके बाद सभी अक्यूज्ड को अलग अलग कॉपी दी जाएगी एंड दे हैव द लिबर्टी टू अप्रोच टू द सुपीरियर कोर्ट, दैट इज द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट में उनके लिए एक प्रावधान है, वो अपील कर सकते हैं। और अगर जज साहब उनको फांसी की सजा देते हैं तो फांसी की सजा की कंसेंट जो है, अप्रूवल, वो हाई कोर्ट में भेजनी पड़ती है और हाई कोर्ट उस पर कंसेंट देती है जी। अगर जज साहब कल उनको फांसी की सजा क्योंकि आम जनता जो है वो ये चाह रही है या वो ये मान रही है कि जैसे कल फांसी मिले तो तुरंत फांसी दे दी जाए, क्योंकि एक ईगरनेस होती है लीगल प्रोसीडिंग्स में। ऐसा मैं यही चाह रहा हूं कि समझाएं आप जरा इसे। कल जो है अगर जज साहब कल सेंटेंस उनको हैंग टिल डेथ भी अवार्ड करते हैं जी, तो उसके लिए भी पूरी केस फाइल विद द सेंटेंस हाई कोर्ट में भेजी जाएगी। हाई कोर्ट उसमें अगर फांसी मिल जाती है तो उन्हें बाकी के बाद ही डिसीजन सर, अगर फांसी मिल जाती है और ये साक्ष्यों को देखते हुए, तथ्यों को देखते हुए, एविडेंस को देखते हुए फांसी के तख्ते पर लटकने तक जो बाकी सब लोग चाह रहे हैं, क्या उसमें लिंगर ऑन प्रोसेस फिर आ जाएगी कानूनी तौर पर? देखिए, कानून ने हर एक को प्रोविजन दिया है अपील फाइल करने अगर आएगी तो कितने समय तक? सभी अपराधियों के पास ये प्रोविजन है, अपील का प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है जी। तो वो अपील कर सकते हैं। अगर ये फांसी की सजा अप्रूव भी हो जाती है हाई कोर्ट से या इनको लाइफ टर्म भी मिलता है, तब भी उनके पास प्रोविजन है अपील का। अगर फांसी का मिलता है तो फिर कितना लंबा फांसी तक पहुंचने में? देखिए, फांसी तक पहुंचने में समय लगेगा क्योंकि पहले फाइल जो है हाई कोर्ट में जाएगी, हाई कोर्ट उसमें अपनी कंसेंट देगी और उसके बाद फिर उनको अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। दे कैन फाइल। अंदाजा अगर मैं आपसे जानना चाहूं, एक अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट तो कोई नहीं कह सकता, पर फिर भी एक प्रोसेस को एक अंदाजा अगर आप बता पाए। देखिए, सिंस फास्ट ट्रैक कोर्ट का डिसीजन है तो हाई कोर्ट विल कंफर्म दी पनिशमेंट सेंटेंस आई थिंक विद इन 3 months। दैट वुड बी दी मोस्ट अप्रोप्रिएट। अगर फिर भी 3 महीने तो इंतजार अभी जी करना पड़ेगा। शरण साहब। सिद्धार्थ, उसके बाद हमारे यहाँ एक और भी है, मर्सी पिटीशन जी। माने लीगल जो लिंगरिंग है जी, उसका तो आप भूल ही जाइए कि वो कितना लंबा चलेगा जी। तो इन सब चीजों में मैं चाहता हूं कि रेप केस में एटलीस्ट ये पार्डन पिटीशन या मर्सी पिटीशन ये सब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, दिस शुड बी फटाफट उसका ठीक है। दीपिका जी, सिद्धार्थ, आप ये नोट करेंगे कि जो हमारे माननीय राष्ट्रपति हैं श्री प्रणब मुखर्जी जी, उन्होंने बहुत सारे, इनफैक्ट सारी उन्होंने मर्सी पिटीशन रिजेक्ट करी है और कहीं ना कहीं पे उनका जो परसेंटेज है हैंगिंग का वो सबसे मैक्सिमम है। तो इस समय जो हमारे राष्ट्रपति हैं, हम पे उन पे पूरा भरोसा है कि ये पिटीशन अगर उनके पास आती है, ही विल नॉट टेक मच ऑफ अ टाइम एंड ही विल इमीडिएटली डिनाउंस इट। ठीक है, मर्सी पिटीशन के लिए भी बहुत समय है। अभी अक्यूज के पास राइट टू अपील है बिफोर हाई कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट भी उनके अगेंस्ट जजमेंट देती है देन दे हैव द राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ही अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी, अगर वो जाना चाहें तो मर्सी पिटीशन में प्रेसिडेंट के पास। पूरे केस में एविडेंस इतना पुख्ता है, इतना सब्सटेंटिव है, पर वो प्रोसेस को तो मैम हम नहीं कर सकते, उसको तो फॉलो करना फॉलोड, क्योंकि वो एक संवैधानिक चीज है। पर अलका जी, ये प्रोसेस आप सुन रही हैं कि हाई कोर्ट में है, फिर वहां होगा तो मर्सी पिटीशन है, और इसमें 3 महीने तो मिनिमम सिर्फ हाई कोर्ट तक की बात हो रही है। अगर उसके बाद आगे और जाएगा तो शायद और वक्त भी लग जाए, ज्यादा वक्त लग जाए। तो कुल मिलाकर के जो केस हो जाएगा वो लगभग साल भर अपना अवधि है, उससे ज्यादा 1.5 साल भी पार कर जाएगा। अभी पता नहीं कितना वक्त लगेगा, हम एक अंदाजा लगा रहे हैं। आपको लगता है ये जो एक प्रोसेस है, इसको भी थोड़ा कहीं ना कहीं ऐसा कुछ किया जाए कि ये थोड़ा रिडक्शन इसके अंदर आए और त्वरित कार्रवाई हो, क्योंकि फिर चुनाव वगैरह तमाम चीजें आ जाएंगी। जरूरत है इस केस में, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आरोपी जो है उसका बिल्कुल कानूनन हक बन रहा है, उनके वकील आगे उस अपील को ले जाए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रपति तक। लेकिन ये उन सभी संस्थाओं को तय करना है कि आप कितना समय लेने वाले हैं। इस कोर्ट के बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के पास बिल्कुल उन्हें कोशिश करनी है कि 2012 का ये जो अपराध है उसे 2013 में ही खत्म करना है और अंजाम तक पहुंचाना है। आप
जितना डिले करेंगे उतना ही आपके ऊपर से, संस्थाओं के ऊपर से जो विश्वास है, इतना संयम देश में है, चला जाएगा, जो मुझे लगता है सबसे बड़ा घातक है। जी, और देश में क्या इतना संयम अब बचा है अलका जी? नहीं, बिल्कुल संयम नहीं बचा, इसीलिए मैंने घातक शब्द का इस्तेमाल किया है। क्योंकि आप एक और बात कहिए, आप कह रहे हैं दबाव में कोई भी जज जजमेंट नहीं देता। जज ने जो भी जजमेंट दिया है वो सबूतों के आधार पे दिया है। दबाव में क्या हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ। दबाव में जो कानून में बदलाव लाने थे वो आए, और मैं इस तरह के दबाव का हमेशा स्वागत करती हूँ। दबाव में फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित की गई तुरंत, और निर्भया के केस को उसमें चलाया गया, मैं इस तरह के दबाव का स्वागत करती हूँ। और अगर इस केस को भी लिंगर ऑन किया जाता है, जो उसका अधिकार बताया जा रहा है आरोपियों का कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और राष्ट्रपति तक अपील के लिए, मैं ये कहती हूँ इसमें भी दबाव जो है वो बनाए रखने की निरंतर हमें जरूरत है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि जो ये कहते हैं बार बार कि क्या फांसी होने से अपराध रुक जाएगा, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं कि अपराध नहीं रुकेगा तो इन्हें फांसी नहीं देनी चाहिए, तो मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। अपराध रुके न रुके ये तो फांसी के हकदार है ही। मैं ये भी मानती हूँ कि जिस समय इन्हें फांसी हो रही होगी, हर 20 मिनट में कहते हैं रिकॉर्ड की एक लड़की का बलात्कार होता है, मैं ये भी मानने को तैयार हूं कि जिस समय इन्हें फांसी हो रही होगी कहीं हमारी एक बच्ची और बलात्कार का शिकार होगी। लेकिन ये फांसी की बात आप कर रहे हैं, हत्या की तो आशंकाएं भी तो बढ़ जाएंगी। जो रेपिस्ट होता है वो हत्या भी ज्यादा करेगा। देखिए, आप कहते हैं हत्याओं की आशंका बचेंगे, कि महिला से पूछिए, उसका बलात्कार जब हो जाता है उसके लिए उसकी हत्या ही हो गई है। उसके लिए उसके बाद उसका जीना जो है वो उस महिला से पूछिए, या एक महिला से ऊपर जिसके शरीर को तार तार जब किया जाता है वो उस समय मर गई होती है, उसका जिंदा रहना ही वो ना जिंदगी के बराबर है। आप उससे पूछिए। तो मुझे इस बात का कोई इस तरह के एक्सक्यूज देकर अगर फांसी की सजा को टालना चाहता है तो मैं सख्त विरोध करती हूँ। और मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल जुवेनाइल वाले केस में भी हम अंत तक लड़ेंगे जब तक इस कानून में बदलाव आके जुवेनाइल तक को जो है सजाएं नहीं दी जाती। शरण जी, अपनी बात। देखिए, जुवेनाइल में तो जिस पार्टी का भी मांग हो, मैं समझता हूं वो गलत है। क्यों? अगर आप 10 साल भी उम्र कम कर देते हैं, आप 10 पे ला देते, तो कल जो 9 साल 11 महीने का होगा उसके लिए आप फिर कहेंगे कि कम कीजिए। ऐसा थोड़ी होता है। अब अगर 18 साल है तो 18 साल है, और केवल इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर यूएन का माना हुआ है। मांग रहे हैं सिद्धार्थ, हम अपराध की गंभीरता के ऊपर 17 साल 6 महीने का अपराधी इसलिए बच के निकल गया। दीपिका जी बात करिए, मैं आपके पास आऊंगा। जो गंभीरता है ग्रेट ब्रिटेन में 2 साल पहले की बात बता रही हूँ, 10 साल के 2 बच्चों ने एक 2.5 साल के छोटे बच्चे की बड़ी क्रूरता से हत्या कर दी, 10 साल के 2 लड़कों ने। और ब्रिटेन की अदालत ने उन 10 साल के लड़कों को एडल्ट करार करते हुए उनको एडल्ट के माफिक उनको पनिशमेंट दी है। तो अगर लंदन जैसी कंट्री, अमेरिका में क्राइम को एज से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली, बिकॉज क्राइम की मेंटालिटी, क्राइम हैज टू सीन इन अ होलिस्टिक मैनर, रेप, मर्डर, टेररिज्म। अगर कल, मैं आपसे ये बात पूछना चाहती हूँ, कल एक 18 साल से कम उम्र का लड़का एक बॉम्ब फोड़ता है, 10, 20, 50, 100 लोगों को मारता है, आप उसको जुवेनाइल का करार देके उसको खातिरदारी के लिए जुवेनाइल होम भेज देंगे और 2.5 साल बाद उस आतंकवादी को बाहर ले आएंगे? ठीक है, पर बस आखिरी बिल्कुल संजो, वक्त जरा हमारे पास कम बचा हुआ है। हम इस बात का शुक्रिया का तकाजा है खुदा के कि कसाब जो है वो 18 से कम का नहीं था, वरना वे जुवेनाइल की उम्र की जो वकालत कर अलका जी, वक्त थोड़ा कम है, मैं बिल्कुल आखिरी कमेंट सबसे लेना चाहूंगा। अलका जी, 3 साल में फ्री कर ठीक है, अलका जी, सबसे आखिरी कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा कि अब कल अगर मान लीजिए फांसी आ भी जाती है, अगर फांसी दे दी जाती है, तो कुल मिलाकर अगर इस पूरे केस को हम देखा जाए, जैसा आप खुद कह रही हैं कि एक जुवेनाइल था और एज के साथ में आपको क्राइम को जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, क्या पूरा जस्टिस मिलेगा आपको लगता है, या मिला है? कल फांसी मिल जाती है तो भी, क्योंकि जो जुवेनाइल था तो ऑलरेडी इसको 3 साल या तो से कम सेंटेंस मिला है। बिल्कुल, देखिए उस लड़की की मां को सबसे बड़ी तसल्ली होगी, मुझ जैसी महिलाएं जो सड़कों पर थी, आज स्टूडियो में भी जो 2 महिलाएं बोल रही हैं, देश की तमाम महिलाओं को सबसे ज्यादा एक जो कहते हैं ना सुरक्षा की भावना पैदा होगी कि इस देश में न्याय है, इस देश में इस महिला की जो है बलात्कार के नाम पर तार तार कर कोई बच नहीं पाएगा। मुझे लगता है ये ऐतिहासिक फैसला होगा और बदलाव की तरफ हमारा एक कदम। ओके मैम, शिल्पी जी, क्या आपको लगता है एक जो जुवेनाइल था वो बच चुका है, उसको ज्यादा सिर्फ 3, क्योंकि सबसे जघन्य अपराध उसी ने किया, सारा जो घिनौना कृत्य उसके द्वारा ही हुआ, कुल मिलाकर अगर कल फांसी मिलती है तो पूरा न्याय 100% न्याय मिला है, ये मानेंगे आप? देखिए, 100% न्याय तो नहीं है, लेकिन कानूनी रूप से जो सबसे ज्यादा कन्विक्शन हो सकती है, जो हमारे कानून के हिसाब से, कानून वैसे मानवों के लिए होता है, इन दानवों के लिए कानून नहीं होता, लेकिन कानूनी रूप से जो मिल सकती है, मुझे लगता है निर्भया की आत्मा को कुछ शांति मिल पाएगी।
ठीक है शरण साहब, कैसे देखते हैं? कुल पूरा जस्टिस मिलेगा कल फांसी के बाद में? नहीं, देखिए, जब तक फांसी नहीं हो जाती तब तक कहां से जस्टिस मिल जाएगा? केवल प्रोनाउंस कर देगा। अगर वो मिल भी जाती है तो उसके बाद में फिर, चूंकि अगर हम देखें तो जुवेनाइल वाला छूट चुका है, 2.5 साल 3 साल का उसको सजा लेनी है, उस हिसाब से नहीं। देखिए, वो तो 100% कहीं रहेगी कि वो बच गया, इसके अंदर ज्यादा उससे सख्त सजा नहीं मिली। देखिए, कहीं ना कहीं तो रहेगी, लेकिन ये भी उसका लक है कि ही इज अ जुवेनाइल। ठीक है दीपिका जी। देखिए, ऐसा है, मैं मानती हूँ कि कल अगर इन लोगों को फांसी की सजा मिल जाती है तो कहीं ना कहीं पे देश को न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास आएगा, कहीं ना कहीं पे औरतों को सिक्योरिटी आएगी, उनको ये विश्वास होगा कि इफ दे अप्रोच द कोर्ट्स दे कैन गेट जस्टिस। और जहां तक दूसरी बात है, मैं एक बहुत अहम बात आपसे कहना चाहूंगी कि कल के फैसले के बाद ही जो इसके निर्भया के पेरेंट्स हैं वो जुवेनाइल के खिलाफ आगे अपील कर सकते हैं। ठीक है हरीश जी, 11 बजे कहा जा रहा है कि इस पे बात होगी, कितनी जल्दी या क्या लगता है किस तरह से होगा? अगर मान लीजिए डेथ पेनल्टी भी देते हैं तो क्या तुरंत आके बोल दिया जाएगा? कितना वक्त लगेगा? नहीं, इस पे पहले आर्गुमेंट सुने जाएंगे, प्रोसिक्यूशन पहले इसकी शुरुआत करेगा आर्गुमेंट की। कितनी अंदाजा अगर उम्मीद हम करें? दे मे टेक अराउंड मोर देन 1.5 आवर। ठीक है, तो 1-1.5 घंटे के अंदर ये लगभग तय हो जाएगा कि क्या फांसी मिलती है या उम्र कैद मिलती है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त निकालने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बहुत अहम ये मसला इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 7 महीने 130 बार अदालत बैठी और कुल 85 गवाह इसके अंदर पेश किए गए और तब जाकर के दोषी वो करार हुए हैं। और कल देश की भी ये उम्मीद है कि कुछ ऐसा फैसला आए जो शायद मील का पत्थर साबित हो और इस तरह की घटनाएं और ज्यादा कम हो सके। आप देख रहे थे प्राइम मिनट, नमस्कार। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ, अरे आपको अपना